हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे भारतीय इतिहास व संस्कृति। ये जो है इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है, आज ये दूसरा है, इसका ये सेकंड पार्ट है। तो जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं आप पहले उसको देखिए। आप इसको रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है इसी से बनता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पिछला क्लास में अशोक का हो चुका था और अशोक का और कुछ कुछ पॉइंट चलिए जानेंगे। तो अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये जो अशोक थे इन्होंने उपगुप्त नामक व्यक्ति से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और ये जो अशोक थे वो किसके पुत्र थे? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक के कुल शिलालेखों की जो संख्या है वो 14 है। अशोक का जो शिलालेख है उसकी संख्या कितना है? 14 है। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। अशोक के अभिलेखों में उनको देवनाम प्रियदर्शी और राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक का इतिहास मुख्यतः उनके अभिलेखों से ज्ञात होता है। इनका जो इतिहास है उसकी जो जानकारी मिलती है तो कैसे मिलती है? अभिलेखों से जानकारी मिलती है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है और इनका जो अभिलेख था वो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। क्या क्या है? शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। नेक्स्ट इसमें अशोककालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो शिलालेख है इसमें अशोककालीन की विदेश नीति, आंतरिक नीति और जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक का जो अधिकांश अभिलेख मिला है उसमें प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। केवल दो अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि जो है वो खरोष्टी है। सिर्फ 2 अभिलेख है जिसकी लिपि क्या है? खरोष्टी है। नेक्स्ट है तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख अरमाइक लिपि में तथा सरेकुना अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। ये जो सरेकुना अभिलेख है ये अरमाइक और ग्रीक दोनों लिपि में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। सबसे पहले जो अशोक का शिलालेख पढ़ा था वो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस। इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं। ये जो 13वें शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का साक्ष्य मिलता है और ये जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था और इसमें अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष में घटित हुआ। और जो ये जो अशोक थे जब ये अपना राजगद्दी संभाले तब से 8 वर्ष बाद ये युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध जब हो गया था उसके बाद अशोक ने युद्ध की नीति को छोड़ दिया था और उन्होंने धम्म को स्वीकार किया। धम्म में वर्णित है कि पक्षी प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, मातृभाव, दान पुण्य, अल्पव्यय, अल्प संचय आदि है। इसमें इन्होंने जो धर्म स्वीकार किया उसमें ये सब वर्णित है कि हत्या नहीं करना, प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाना, माता पिता का सेवा करना। और ये जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने धर्म स्वीकार
किया था, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, करीब 1 लाख लोग मारे गए। तो वो जो खून रक्त नीति को देखे तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था, तो तक्षशिला है। चाणक्य यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे, और ये जो चाणक्य थे वो वहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे। मौर्य वंश में स्थानिक जिला प्रशासक होता है, जो स्थानिक है जिला वो प्रशासक होता था। अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक तीस थे। जब अशोक के समय में श्रीलंका का जो शासक था वो कौन था, तीस। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, विश्व के इतिहास में अशोक एकमात्र राजा था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया। ये जो अशोक थे ये कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग दिया। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का कार्य किया। ये जो अशोक थे इन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। कलिंग युद्ध से अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया। ये जो कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, इस युद्ध के बाद अशोक की जो नीति थी उसमें भारी परिवर्तन हुआ। इन्होंने युद्ध नीति नहीं करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। ये जो अशोक के 13वें शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का चर्चा किया हुआ है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। अशोक के शिलालेखों का अशोक जो है इनको शिलालेखों का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो अशोक को। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। कौन था, बृहदत्त। नेक्स्ट पॉइंट, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। ये जो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, देवभूति था। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो सुशर्मा कवक था। कौन था, सुशर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन वंश की स्थापना शिमुख ने की थी। ये जो सातवाहन वंश है इसकी स्थापना किसने की, शिमुख ने की। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के का प्रचलन किया था, तो ये सातवाहन शासक थे, इन्होंने ही शीशे के सिक्के का प्रचलन किया था। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे ये सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रस्ती तथा पुलोमामी के नासिक गुवालेख से इनकी सैनिक सफलताओं की जानकारी मिलती है। ये जो नासिक अभिलेख है इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी वाहन का सैनिक सफलताओं की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। ये जो सातकर्णी थे इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो था वो कनिष्क था। कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कनिष्क था और कनिष्क के शासन काल में ही बौद्ध धर्म का जो चौथा संगीति हुआ वो कनिष्क के काल में हुआ। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है, कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी उसको पुरुषपुर या फिर पेशावर कहा जाता है और दूसरी जो राजधानी थी वो मथुरा थी।
अश्वघोष कनिष्क का राजकवि और चरक जो था ये राजवेद था। ये अश्वघोष और चरक ये दोनों कनिष्क के दरबारी कवि थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चरक किसके समकालीन थे या फिर किसके दरबार में थे। तो इस तरह का पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क के राज चिकित्सक चरक को चरक संहिता का जनक कहा जाता है। ये जो चरक थे इनको चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्होंने चिकित्सा शास्त्री ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। इन्होंने किसकी रचना की? तो चरक संहिता की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ कराया था। ये जो सिल्क मार्ग का आरंभ किसने कराया था? तो कनिष्क ने। कनिष्क के शासन काल में गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी। ये जो गांधार कला है उसकी विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। और जो कला शैली थी वो यूनानी और रोमन थी। इसीलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन और ग्रीको बुद्धिस्ट या फिर हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। ये जो कुषाण थे ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था। कुषाण वंश का जो अंतिम राजा था वो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। विक्रम संवत का आरंभ 97 ईसा पूर्व में हुआ। विक्रम संवत का जो शुरू हुआ वो कब हुआ? 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत भारतीय और नेपाली पंचांग में समय गणना की एक प्रणाली है। ये जो विक्रम संवत है ये भारतीय और नेपाली पंचांग में समय गणना की एक प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट कलचुरी संवत का आरंभ 248 ईसा का जो आरंभ हुआ वो 319 ईस्वी में हुआ। गुप्त संवत का जो आरंभ हुआ वो कब हुआ? उसका आरंभ कब हुआ? 319 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन काल में खारवेल कलिंग एक महान शासक था। ये जो कलिंग खारवेल थे ये एक महान शासक था। इनका संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उड़ीसा में ये किससे संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से। नेक्स्ट पॉइंट है मिलिंद पाहनो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है। ये जो मिलिंद पाहनो है ये बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नाक्सेन के संवाद के रूप में रचित है। ये जो इंडो ग्रीक शासक थे मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नाक्सेन इनके द्वारा संवाद का रूप में एक रचित है। नेक्स्ट पॉइंट है कवि राजमार्ग के लेखक अमोघ वर्ष आदि पुराण के जिनसेन और गणित सारासम ग्रीक के महावीराचार्य तथा अमोघ वृद्धि के समटायन है। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ये जो गुप्त वंश चला इसके जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसके द्वारा कहा गया है? V.A. स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसमें ये पॉइंट नहीं दिया गया है कि किसके द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, V.A. स्मिथ। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था? हरिसेन था। नेक्स्ट पॉइंट चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। ये जो फाहियान थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार कालिदास थे। ये जो कालिदास
इनको तो आप लोग इनके नाम तो आप लोग जरूर जानते ही होंगे। ये जो कालिदास थे ये किसके प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। ये जो गुप्त राजाओं थे इन्होंने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की नागर कला का जन्म हुआ। ये जो मंदिर निर्माण की नगर कला का जो जन्म हुआ वो किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। मेहरौली ये कहाँ पे स्थित है? तो मेहरौली ये कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित में राजा चंद्र के जंग रहित लोह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। इसका निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद वाहर मिहिर थे। ये किस काल के थे? तो गुप्त काल के ये प्रसिद्ध खगोलविद थे वाहरमीर थे। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयागप्रस्ती में समुद्रगुप्त को लक्षद्वीप बताया है। क्या बताया है? लक्षद्वीप बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। यह गुप्त शासकों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करता है। ये जो उनके सिक्के मिले हैं उसमें समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। इससे उनका पता चलता है कि उनको संगीत के प्रति उनका ज्यादा प्रेम था। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट है इलाहाबाद के स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। ये जो इलाहाबाद के स्तंभ के शिलालेख है इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना किसने की है? तो हरिसेन ने। इसकी जो इलाहाबाद स्तंभ है इसकी रचना हरिसेन ने की है। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। पहला जो पंक्तियां हैं वो पद्यात्मक है तथा बाद की गद्यात्मक है। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। यह जो है वो संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट है भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास की प्रमुख कृतियां कौन कौन सा है? कालिदास की जो प्रमुख कृतियां हैं अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूत है, ऋतु संहार है, कुमार संभवम है, मालविकाग्नि मित्रम है एवं रघुवंशम। ये जो सारी कृतियां हैं वो किसकी है? तो कालिदास की है। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। ये जो धन्वंतरी थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। कालिदास, बेदाल भट्ट, अमर सिंह, सिंकू, वाहरमीर, आर्यभट्ट, वररुचि एवं घटक पर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अन्य प्रमुख विद्वान थे। इसमें जितने सारे व्यक्तियों के नाम है ये सारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रमुख विद्वान थे। इन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये जो सारे 9 व्यक्तियों हैं इनको क्या कहा जाता है? तो नवरत्न कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वाहरमीर के प्रसिद्ध ग्रंथ, इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? बृहद संहिता तथा पंचसिंधिका है। ये जो वाहरमीर थे इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है बृहद संहिता तथा पंचसिंधिका है। नेक्स्ट है अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है।
ये जो अजंता की गुफा कहाँ है, तो ये मुंबई में है। और इसका जो 16वीं और 17वीं गुफा का जो संबंध है वो गुप्त काल से है। अजंता की गुफा चित्र में बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की जो गुफा है वो गुफा चित्र ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है जातक कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है। ये जो जातक कथाएं ये अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय सूत्र की रचना गौतम ने की थी। ये जो न्याय सूत्र है इसकी रचना किसने की, तो गौतम ने की। नालंदा का निर्माण कुमार गुप्त ने शुरू करवाया था। नालंदा का निर्माण किसने कराया था, तो कुमार गुप्त ने शुरू करवाया था। घटोत्कच गुप्त साम्राज्य का राजा था। गुप्त साम्राज्य का राजा कौन था, घटोत्कच। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम हून आक्रमण लगभग 458 ईस्वी में हुआ था। ये जो प्रथम हून आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था, तो 458 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ये जो स्कंद गुप्त थे इन्होंने गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है इसका पुनरुद्धार करवाया था। और ये सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ये जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है सबसे पहले सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख इसमें मिलता है। भानुगुप्त के ही एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। और इसका जो उल्लेख कब मिलता है, 510 ईस्वी में। कब, 510 ईस्वी में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के हैं उसको क्या कहा जाता था, रूपक। और सोने के सिक्के को तो दिनार। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है और चांदी के सिक्के को रूपक। नेक्स्ट पॉइंट है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था। ये जो पंचतंत्र की कथा है इसका संकलन, इसके रचयिता या फिर संकलन कौन है, तो विष्णु शर्मा। अंतिम गुप्त शासक जो था वो भानुगुप्त था। कौन था, भानुगुप्त। पुष्य भूति वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था हर्षवर्धन। ये जो हर्षवर्धन था वो किस वंश का शासक था, तो पुष्य भूति वंश का शासक था। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चीनी यात्री हेनसांग। ये जो हेनसांग थे ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। किसके शासन काल में, तो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। हर्षचरित ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो बाणभट्ट। ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो कौन था, तो बाणभट्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में पुलिकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। ये जो हर्षवर्धन थे इनको 618 ईस्वी में पुलिकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्धन वंश। पुष्य भूमि की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, थानेश्वर। कहाँ, थानेश्वर थी। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों, हर्षवर्धन का जो 3 नाटक ग्रंथ वो कौन है, प्रियदर्शी का रत्नावली तथा नागानंद का रचयिता माना जाता है। हर्षवर्धन का जो संस्कृत के 3 नाटकों ग्रंथों हैं ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद, इसकी जो रचयिता है वो हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। जब हर्षवर्धन के भाई की मृत्यु हो गई तब ये थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। पल्लव, अब जानेंगे पल्लव वंश के बारे में। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु था। और इसकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम। पल्लव वंश सिंह विष्णु की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, अपराजित था। कौन था, अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम में
एकादशक रथों का निर्माण करवाया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि महाबलीपुरम का निर्माण, महाबलीपुरम में एकादशक रथों का निर्माण किसने कराया है? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। ये जो कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसको किस और नाम से जाना जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसका जो निर्माण करवाया है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया है। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापी कोड का किताब हासिल किया। ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे इन्होंने चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय, ये जो पुलिकेशन थे ये चालुक्य राजा थे, इनको पराजित कर उनका वध कर दिया गया और फिर वातापी कोड का किताब हासिल किया। किसने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे महाबलीपुरम के सत पैगोडा पल्लवों के संरक्षित कला के साक्षी है। ये जो सत पैगोडा है ये पल्लवों की संरक्षित कला के साक्षी हैं। धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। ये धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में पल्लवों राजा द्वारा निर्मित पंच रथों में धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, नकुल रथ शामिल है। धर्मराज रथ सबसे ऊंचा तथा द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें से धर्मराज रथ जो है वो सबसे ऊंचा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंतिंगदुर। कौन था? दंतिंगदुर। और इसकी जो राजधानी थी वो मान्यखेत। दंतिंगदुर की जो राजधानी थी वो क्या थी? मान्यखेत। और मान्यखेत को मालखंड के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे। कौन थे? तो कृष्ण तृतीय इस वंश के अंतिम शासक थे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो एलोरा में सुप्रसिद्ध गुहा मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रकूट शासक ने अमोघ वर्ष ने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना की। इसने किसकी रचना की? तो कवि राजमार्ग की रचना की। अमोघ वर्ष आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के रचनाकार महावीराचार्य है एवं अमोघ वृत्ति के रचनाकार शक्तियाना जैसे विद्वानों का आश्रय दाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कन्नड़ काव्य के कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना के संरक्षण सहित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था। ये जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया उसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रकूटों का योगदान था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया। ये जो कृष्ण प्रथम थे राष्ट्रकूट शासक, इन्होंने एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है, जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तीर्थ के समय में अलमुसदी भारत आया था। ये जब राष्ट्रकूट शासक इंद्र तीर्थ के समय में कौन भारत आया था? अलमसुदी भारत आया था। नेक्स्ट जानेंगे पाल वंश। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। कौन? गोपाल। पाल शासक धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और ये जो पाल शासक धर्मपाल थे ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये जो धर्मपाल थे इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाथरघाट भागलपुर बिहार में करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बिहार में है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए
200 गांवों को दान में दे दिया था। कितना गांव को दान में दे दिया था? तो 200 गांवों को। नेक्स्ट पॉइंट है देवपाल ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया। ये जो देवपाल ने है, इन्होंने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया और अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित की। और अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो मुंगेर में बनाई। नेक्स्ट पॉइंट है महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ये जो महिपाल है प्रथम, इनको पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे। और संस्कृत का जो प्रसिद्ध विद्वान थे वो कौन? राजशेखर। राजशेखर का जो प्रसिद्ध कृति है वो कपूर मंजीरी एवं काव्य मीमांसा है। कौन सा? कपूर मंजीरी और काव्य मीमांसा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसकी कृति है, तो याद रखिएगा राजशेखर की। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, ढक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल शासकों के बीच कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर संघर्ष चला। ये तीन शासकों के बीच कन्नौज को लेकर, आधिपत्य को लेकर संघर्ष चला। इन तीनों महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। और त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से शासक थे, इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। इस संघर्ष में अंतिम जो सफलता मिला वो किसको मिला? गुर्जर प्रतिहारों को मिला। किसको मिला? तो गुर्जर प्रतिहारों को मिला। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिहार वंश के महानतम शासक मिहिर भोज ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था। ये जो भोपाल शहर वो किसने बनाया था? तो मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने। और ये किस वंश के शासक थे? तो प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। मिहिर भोज ने आदिवारा एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की है? तो आदिवारा एवं प्रभास जैसी उपाधि धारण की है। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तो इसकी जो शुरुआत की तो प्रतिहार शासक वत्सराज ने की। नेक्स्ट पॉइंट है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलपदित्य ने की। किसने की? तो तेलपदित्य ने की। और इसकी जो राजधानी थी वो मानखेत थी। इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे? तो मानखेत थी। नेक्स्ट पॉइंट है वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह ने की। और वातापी के चालुक्य वंश की जो स्थापना की वो किसने की? जय सिंह ने की। नेक्स्ट पॉइंट है वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। इसमें देखिए सारा चालुक्य वंश ही है, मगर अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा तो वो कल्याणी के चालुक्य वंश के स्थापना किसने की, या फिर वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, या फिर वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की। तो ये आप लोग तीनों को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वातापी के चालुक्य का महानतम शासक जो था वो पुलिकेशन दित्य था। ये जो पुलिकेशन दित्य थे वो वातापी के चालुक्य के महानतम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। ये जो ऐहोल शिलालेख है वो किससे संबंधित है? तो पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। यह लेख एक प्रस्तुति के रूप में है और इसकी भाषा संस्कृत है। और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। इस लेख की रचना रवि कृति ने की थी। और इसकी रचना किसने की थी? तो रवि कृति ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा। ये जो मिताक्षरा है इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। किसने? विज्ञानेश्वर ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है चोल वंश का संस्थापक विद्यालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विद्यालय था। और इसकी राजधानी तंजौर थी। कहाँ पे? तंजौर थी। चोल अभिलेखों में जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को पल्लीचंदम कहा गया है। क्या कहा गया है? जैन संस्थानों को जो दी जाने वाली भूमि है उसको क्या कहा गया है? पल्लीचंदम कहा गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है चोल वंश भारत के दक्षिण भाग में अधिकतर शासन करते थे। ये जो चोल वंश थे वो भारत के दक्षिण भाग में ज़्यादा शासन करते थे। चोल शासक राज प्रथम ने लंका सिंघल को सबसे पहले जीता था। सबसे पहले ये राजा प्रथम थे, इन्होंने लंका के सिंघल को जीता था, जबकि संपूर्ण सिंघल तथा दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। किसको दिया जाता है इसका श्रेय? राजेंद्र प्रथम को। नेक्स्ट है चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी उत्तर मेरू शिलालेख जो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है से मिलती है। चोलों का जो ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है वो उत्तर मेरू शिलालेख जो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है उसी से ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है चोल राज्य को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के आक्रमण को झेलना पड़ा। चोल राज्य को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय थे के आक्रमण को झेलना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है चोलों द्वारा दक्षिण भारत में मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में कराया गया था। चोलों के द्वारा दक्षिण भारत में जो मंदिर का निर्माण कराया गया था वो किस शैली में कराया गया था? तो द्रविड़ शैली में निर्माण कराया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल था। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकांश चोल कालीन मंदिर शिव को समर्पित है। वहाँ पे जो अधिकांश मंदिर है वो किसका मंदिर है? तो शिव का मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट है चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया था। इनकी जो नई राजधानी गंगईकोंडा था चोलपुरम इसका निर्माण कराया था। चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर था। इनका जो शासन था वो दक्षिण भारत का तमिलनाडु पर था। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरेयूर थी। कहाँ था? उरेयूर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट है सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। कौन था? सेन वंश का जो संस्थापक था वो सामंत सेन था और इसकी राजधानी लखनौती था। क्या था? लखनौती इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ये जो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है। ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सारा पुस्तक का जो भी लेखक है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो कथा सरित सागर है इसके लेखक कौन है? तो सोमदेव है। विक्रम देव चरित के लेखक विल्हन है। इसके जो लेखक है वो कौन है? तो विल्हन है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो खजुराहो का मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो में चंदेल शासकों ने मंदिरों का निर्माण कराया था। खजुराहो में किस वंश के शासकों ने मंदिर का निर्माण कराया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने। यहाँ के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। ये जो मंदिर है वो हिंदू और जैन से संबंधित है। मार्को पोलो इटली का यात्री इबन बतूता मार्को का यात्री। ये जो मार्को पोलो थे ये इटली का यात्री थे और इबन बतूता ये मार्को से आए थे और एंटोनियो मोनसेरेट स्पेन का यात्री एवं महमूद बली ये बाखली बल्क का यात्री था। इतिहास पे संस्कृति का ये क्लास समाप्त होता है। इसको 2 भाग में बांट दिए थे। पहला भाग जो नहीं देखे पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए। ये आप लोग एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है। आप इसको रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और आप लोग कंप्लीट पूरा वीडियो को देखिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है कि जिससे क्वेश्चन न बने। कुछ तो सीखेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।